हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन इकोनॉमिक सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ये करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको जैसे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, जैसे जीडीपी हो गई, एनडीपी हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियोस जो है वो मैंने आपको 2 वीडियोस में पूरा अर्थशास्त्र का बेस समझा दिया है, ठीक है। आज हम करेंगे अपना टॉपिक नेशनल इनकम। तो पहले तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? भारत के नागरिकों की आय को ही क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आय बोला जाता है, राइट। किसी भी पहले आप इसकी डेफिनेशन देखो। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। एक वर्ष, अभी एक वर्ष कौन सा टाइम पीरियड में लेते हैं मैं आगे सारा बताऊंगी, ठीक है। जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं हैं उनका मौद्रिक मूल्य, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में देश के समान निवासियों द्वारा चाहे घरेलू सीमा के अंदर या विदेशों में भी उत्पादन या सेवाएं प्रदान करें, उसे भी शामिल किया जा सकता है। अब ये चीज़ें वैसे आपको लग रहा होगा कि इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें, ये है क्या, इनका मतलब क्या है, लेकिन मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगी। एक बार जस्ट आप गो थ्रू हो जाओ कि क्या क्या है, फिर मैं दोबारा से इसी पेज पे आऊँगी और यही आपको दिखाऊंगी और आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को इसमें जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। किसमें? राष्ट्रीय आय में। ये घरेलू सीमा या फिर विदेशी सीमा, ये क्या है, ये हम देखेंगे। पहले आप एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो कि हिस्ट्री देखो। पहले तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की जनगणना की थी दादा भाई नौरोजी ने, कब? 1867 से 68। तब भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 20 रुपये। कौन सी बुक? द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय सीमा की स्थापना कब हुई? 1948 में। इसके अध्यक्ष पीबी महात्नोविस। इसके 2 अन्य सदस्य भी थे, डी.आर. गाडगिल और वी.आर.के. राव। वी.के.आर.वी. राव जो हैं, इन्होंने 1931-32 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भारत की प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किया। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की आय कितनी आई थी? 62 रुपीज़ प्रति व्यक्ति आय निकाली गई थी। ये हम सारे आगे फॉर्मूलेस देखेंगे कि ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको इसका बेस पता होना चाहिए कि कब हुई थी जनगणना की पहली राष्ट्रीय आय, है ना, जनगणना की पहली राष्ट्रीय आय। फिर उसके बाद उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ये सारी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़ें क्या हैं। पीछे मैंने एक टर्म यूज़ की थी मध्यवर्ती वस्तुएं, हैं, ये क्या है? देखो, एक मैंने आपको बोला था वित्तीय वर्ष, एक वर्ष 12 माह का समय होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, ठीक है। वित्तीय वर्ष इसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। पहले मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझाऊंगी। ये सारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आगे आपकी डेफिनेशन में ही यूज़ हुई हैं, तो पहले आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले देखो, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, और जो फाइनल गुड्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तुएं। इंटरमीडिएट मतलब सेंटर वाला ना, मध्यवर्ती, और फाइनल अंतिम। अब इंटरमीडिएट गुड्स, और इसको मैं आपको एग्जांपल पहले समझाऊंगी। जैसे आप देखो कि ब्रेड है, ब्रेड किससे बनती है? गेहूं से। तो जिस चीज़ से बन रही है ना उसको बोल लेंगे हम मध्यवर्ती वस्तुएं, और जो फाइनल चीज़ बन के आ रही है उसे क्या बोल लेंगे? अंतिम वस्तुएं, राइट। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हुई? जिसकी हेल्प से हम बना रहे हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, कोई एक कंपनी है जो टायर बनाती है, ठीक है, उसने 100 टायर बनाए, 50 टायर उसने बाज़ार में बेच दिए, और जो 50 टायर थे टाटा कंपनी जो कि गाड़ियाँ बना रही है उसको दे दिए। उसने इस 50 टायरों को अपनी कंपनी की गाड़ियों में यूज़ कर लिया, तो ठीक है। तो उसने सीधे बाज़ार में भेज दिए उनको क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स। और जो इसमें बेचे उसने कंपनी को और कंपनी ने आगे यूज़ किए। अब ऐसा तो है नहीं कि अब जब हम कार लेते हैं तो जो हमारे ये होते हैं व्हील्स होते हैं इनके लिए अलग पे करते हैं, ऐसा तो है नहीं, एक इकट्ठा ही पे करते हैं ना। तो ये जो है 85 गाड़ी में यूज़ हुआ है टायर्स, इनको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स जो फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे ब्रेड और गेहूं की एग्जांपल
मोस्ट फेमस और आपको याद रहेगी, ठीक है। गेहूं से क्या बनी है? ब्रेड। किससे बनी है? मध्यवर्ती वस्तुओं से एक अंतिम वस्तु। तो देखो एक लाइन, आपको ये वाली लाइन समझ आ गई होगी। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है किसमें? राष्ट्रीय आय में। मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे टायर जो हमने कंपनी को दे दिए थे, उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं जो यूज़ हुई हैं। एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। स्टॉक और फ्लो, ठीक है। स्टॉक क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय बिंदु पर। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ इस टाइम में कितनी आपके जेब में कितने पैसे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है कि इस टाइम 8 बज रहे हैं, सपोज करो दिन के, है ना, 8 बजे आपकी जेब में कितने पैसे हैं, तो ये मेरा हो गया स्टॉक, ठीक है। अगर मैं पूछूं किसी समय अवधि में जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके पास कितने पैसे थे, तो एक टाइम पीरियड बता दिया ना, तो वो क्या होगा? फ्लो होगा, प्रवाह होगा। इसकी एग्जाम्पल आएगी जनसंख्या, मुद्रापूर्ति, और फ्लो में राष्ट्रीय आय होगी, जनसंख्या वृद्धि। हम ऐसे ही देखते हैं ना, ऐसे एक ईयर का देखते हैं कि ये तो नहीं देखते कि आज इतनी जनसंख्या थी, कल इतनी, तो जनसंख्या वृद्धि कितनी। जनसंख्या वृद्धि देखते हैं 2011-12 के बाद, अब जब भी जनगणना हुई है तब कितनी ऐसे ही देखते हैं ना, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होगी। उसके बाद एक जो टर्म यूज़ हुई है वो है डोमेस्टिक और नेशनल। नेशनल है ना, ये क्या है? डोमेस्टिक को बोलते हैं घरेलू, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय यहीं से है, तो ये नेशनल क्या है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये किसके टाइप्स हैं? प्रोडक्शन के, उत्पादन दो टाइप का होता है, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है नेशनल। अब डोमेस्टिक मतलब घरेलू, ये किसके द्वारा होता है? जैसे हमारी देश की सीमा के अंदर जो उत्पादन हो, घरेलू मतलब घर में, और हमारा घर क्या है? भारत। भारत में चाहे उस घर में कोई भी रह रहा हो, इंडियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, पर वो घर में है तो वो घरेलू हुए ना। तो देश की सीमा में भारतीयों तथा विदेशियों द्वारा, यहाँ पर इंडियंस या फिर फॉरेनर्स द्वारा जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेशनल क्या है? देश की सीमा में या सीमा के बाहर केवल भारतीयों द्वारा। अब नेशन, नेशन इंडियंस का ही है ना, नेशनैलिटी इंडियन ऐसे बोलते हैं ना। क्वेश्चन आता है आपको कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो इंडियंस। तो जो नेशन है वो ओनली इंडियंस के लिए होगा, भारतीयों के लिए, चाहे वो देश की सीमा के अंदर है चाहे वो देश की सीमा के बाहर है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, आपको सीधे एक डेफिनेशन बताएंगे और बोलेंगे कि यही है, लेकिन उस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको 3 बेसिक टर्म्स बताई हैं। पहले मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स बताए हैं, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस बताया है, और अब मैंने आपको क्या बताया? घरेलू और राष्ट्रीय। और ये बहुत ही आगे यूज़ होना है, तो इसको आप एक अपने दिमाग में सेट कर लो। ऐसे कैसे कि घरेलू, घरेलू मतलब घर के अंदर। घर के अंदर कोई भी रह सकता है, चाहे वो देशी या विदेशी है। अब अगर हम करते हैं नेशनल, ठीक है, नेशनल प्रोडक्शन, नेशन, नेशनैलिटी क्या है? इंडियन। तो इंडियन ही है, चाहे वो फिर इंडिया में रहें, चाहे वो फिर चले जाएं कहीं पे भी अदर कंट्रीज में रहेंगे, तो वो इंडियन ही है ना। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। अब हम वापस आते हैं डेफिनेशन पे। अब देखना आपको डेफिनेशन खुद ब खुद समझ आएगी। राष्ट्रीय आय में किसी देश के समान निवासियों द्वारा, चाहे घरेलू सीमा के अंदर या विदेशों में भी उत्पादन या सेवाएं प्रदान करें, उसे भी शामिल किया जा सकता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, चाहे वो घरेलू सीमा के अंदर है ना, या फिर विदेशों में भी उत्पादन है या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उसे इसमें हम शामिल कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। ये 4 टर्म्स हैं, इनके फॉर्मूलाज हैं जिनके बेस पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार क्या आता ही आता है। और एंड में मैं इन फॉर्मूलाज को लर्न करने की आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, पर ये नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगी। कई बार क्या होता है ट्रिक्स भूल जाती हैं, पर अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट होगा ना तो वो चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में बैठेंगी, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं जीडीपी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जीडीपी का कंसेप्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये डोमेस्टिक और नेशनल जो हमने पढ़ा घरेलू वही है, सकल घरेलू उत्पाद। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है।
ग्रोस को हिंदी में क्या बोला, सकल, सकल का मतलब टोटल, डोमेस्टिक को घरेलू, और घरेलू क्या है, देश की सीमा में, है ना, चाहे वो देशी है चाहे फिर वो विदेशी है। उत्पाद मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसकी हो सकती है, या तो वस्तुओं की होगी या फिर सेवाएं होंगी, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। बाईलैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस में हैं। पहले हम देखते हैं हिंदी में। एक देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष बता दिए क्या है, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक रूप को जीडीपी कहते हैं। अब ये आप ये नहीं पूछोगे कि ये अंतिम वस्तुएं क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक इंटरमीडिएट टर्म्स है और एक क्या है, फाइनल, अंतिम वस्तुएं, है ना। तो ये क्या है कि जब कोई चीज़ बन के तैयार होगी उसको बोलेंगे अंतिम वस्तु। एक देश की सीमा में, एक देश की सीमा है, उसमें सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी। अंतिम वस्तुएं फाइनल उत्पाद है ना, और डोमेस्टिक से आपको पता चल गया देश की सीमा में। द मोमेंटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है डेफिनेशन जीडीपी की, नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जीडीपी। सीमा से बाहर उत्पादित वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। कोई भी सीमा से बाहर वस्तु उत्पादित हो रही है भाई, वो तो हमारी डोमेस्टिक नहीं ना रही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं रहा वो, तो उसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बताता है, किसी भी इकोनॉमिक की उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। जैसे कि अगर जीडीपी ज़्यादा है मतलब वहाँ पर उत्पादन भी ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पर रोजगार भी ज़्यादा होगा। अगर जीडीपी कम है तो वहाँ पर क्या होगा, उत्पादन भी कम होगा और रोजगार भी कम होगा, राइट। तो ये हो गया आपका जीडीपी। अब फॉर्मूला टू कैलकुलेट द जीडीपी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है, कंजप्शन मतलब कितने कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग। आई क्या है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, निवेश खर्च। जी क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च। एक्स एक्सपोर्ट, एम इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीडीपी का फॉर्मूला। जीडीपी क्या है, एक ही सीमा के अंदर, चाहे वो देशी हो चाहे फिर वो विदेशी हो, अंतिम वस्तुएं होंगी उसमें, ठीक है, उसका मूल्य के निर्धारण, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन, एक देश की सीमा में वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलेंगे, जीडीपी। उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब आगे मैं बताऊंगी जीडीपी का कंसेप्ट, जिसमें हम दो टाइप्स की देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो, मेरे पास 10 नोटबुक्स हैं, हर एक का प्राइस कितना है, 20 रुपये, राइट। हर एक का प्राइस 20 रुपये है, तो टोटल जीडीपी कितनी होगी, 200, 10 हैं तो। ये मैं बात कर रही हूँ 2025 की। 2015 में सेम बुक्स थी, 10 मेरे पास सेम ही अमाउंट, सेम ही रहा, 10 थी तो ये भी 10 हैं। और हुआ क्या, तब उनका प्राइस कितना था, 15 रुपये, तो तब कितनी थी, 150। तो वैसे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई जीडीपी बढ़ गई है, पहले 150 थी फिर कितनी हो गई है, 200, बट इन एक्चुअल में जीडीपी जो है वो नहीं बढ़ी है, राइट। क्या बढ़ा है, सिर्फ महंगाई बढ़ी है, जीडीपी इंक्रीज नहीं हुई है, महंगाई बढ़ गई है। 50 रुपये ये सेम रहा ना, या तो ये चीज़ें इंक्रीज होती तो हम बोलते कि हमारा उत्पादन बढ़ा है, प्रोडक्शन तो सेम ही है। यहाँ पे 10-15 साल पहले भी 10 नोटबुक्स ही प्रोड्यूस हो रही थी और 10 साल बाद भी 10 ही नोटबुक्स हैं। बढ़ा क्या, प्राइस बढ़ा, प्राइस, जीडीपी नहीं इंक्रीज हुई है, महंगाई बढ़ी है। तो इससे हमें महंगाई का भी पता चलता है। तो अब इसी एग्जांपल से हम दो टर्म्स देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल मतलब न नॉमिनल न नामात्र, ये सिर्फ नामात्र की जीडीपी है।
ये करंट प्राइस पे होती है। ये जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर होती है। जैसे कि हमने देखा कि 10 है, वर्तमान में प्राइस 20 है, तो जीडीपी कितनी आ गई 200। उस जीडीपी को क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। इसकी परिभाषा जो बुक्स में लिखी होती है यही समझने के लिए काफ़ी है, लेकिन मैंने ये परिभाषाएं तो ऐड की हैं ताकि अगर आपने कभी बुक से देखना हो, ये टॉपिक है ना, थोड़ा सा रिवाइज आउट करना हो या गो थ्रू करना हो, तो आपको ये टर्म्स पता चलें। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों पर की जाती है उसे नॉमिनल जीडीपी, मतलब बाजार के मूल्य पर ही जो चल रही कीमत है उस पर की जाए ना, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल। नॉमिनल जीडीपी हमेशा अधिक होती है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति भी जुड़ती है। हमेशा इंक्रीज ही होता है प्राइस, तो जीडीपी जो है नॉमिनल वो हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रियल जीडीपी। इसको बोलते हैं कांस्टेंट जीडीपी। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं, जो भी हमारी वस्तुएं उत्पादित मतलब प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी गणना जो है आधार वर्ष मतलब बेस ईयर के मूल्यों पर की जाती है। एक हमने बेस ईयर बना लिया 2011-12, तब जो भी मूल्य था उसको हमने स्थिर फिक्स कर लिया, उसके आधार पर हमने जो जीडीपी देखी ना उसको बोलेंगे हम रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या है? जो आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है। जब रियल जीडीपी बढ़े तो रोज़गार और निवेश के अवसर बढ़ते हैं। इसके बढ़ने से रोज़गार और निवेश के अवसर बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो रियल जीडीपी वो वास्तविक आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है। रियल जीडीपी तभी बढ़ेगी भाई जब सच में वृद्धि हुई होगी, जबकि जो नॉमिनल जीडीपी है हमने पहले पढ़ी वो महंगाई से प्रभावित होती है। महंगाई होगी तो भाई नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी। ये कब बढ़ेगी? जब आर्थिक वृद्धि होगी। तो होप्स आपको ये वाला टॉपिक नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वाला समझ आ गया होगा विद एग्जांपल। ये नॉमिनल जीडीपी है, ये रियल जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी मूल्य अपस्थि कारक। ठीक है, महंगाई को मापने हेतु इस्तेमाल करने वाला, अब कितनी महंगाई बढ़ी है उसको नापने के लिए जो ये है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। मुद्रास्फीति क्या होता है? कीमतों में वृद्धि, और अपस्फीति क्या होता है? कीमतों में कमी। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, राइट। उसके बाद एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे शुद्ध या फिर निबल, डोमेस्टिक को बोलते हैं घरेलू उत्पाद। शुद्ध और इसका मतलब मूल्यह्रास या फिर घिसाव, इसका मैं मतलब बताऊंगी। इसको डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। घरेलू पता देश की सीमा के अंदर उत्पाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, अंतिम वस्तु और सेवा का। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने फ़ोन लिया था 2 साल पहले कोई, ठीक है, एग्जाम्पल है ये रियलिटी की स्टोरी नहीं सुना रही आपको। 30,000 का फ़ोन लिया, ठीक है। अब मैंने उसको 2 साल भाई ऐसा चलाया, उसको इतना घिसा पिसा के, वैसे नहीं घिसाया, मतलब उसको यूज़ कर करके अब मैं होगी उससे बोर, और अब मैंने सोचा मैं इसको बेच देती हूँ। बट वो बिका कितने में? 15,000 में। ना तो उसका कुछ ख़राब हुआ था, ना उसकी स्क्रीन ख़राब थी, ना मैंने उसका कुछ भी, है ना, सारा कुछ प्रॉपर था, वर्क प्रॉपर, फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर, फिर भी वो कम में बिका। क्यों? क्योंकि उसका क्या हो चुका था? घिसाव हो चुका था, राइट। तो वो जो घिसाव है ना वही इसमें आता है, ठीक है। और जो ये है इसमें, वो किस में आता है? कैपिटल गुड्स में, मतलब पूंजीगत वस्तुएं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला, जो जीडीपी होगी उसमें से आप डेप्रिसिएशन मतलब जो भी घिसाव होगा उसको मूल्यह्रास भी बोलते हैं, या घिसाव बोलो या मूल्यह्रास, उसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? एनडीपी। तो एनडीपी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इनके नाम में ही इनके काम छुपे हुए हैं। सकल मतलब टोटल, राष्ट्रीय मतलब भारतीय, ठीक है। भारतीय है तो इसमें फॉरेन इनकम भी आ जाएगी, है ना, क्योंकि देश की सीमा या फिर विदेशों की सीमा, तो फॉरेन इनकम ऐड होगी नेशनल में, ये आपने याद रख लेना है। और उत्पाद में प्रोडक्ट, वह पैसा राष्ट्र के काम आता है, इसमें केवल भारतीय आय को ही शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा? जीएनपी का फॉर्मूला जीडीपी प्लस विदेशी आय,
ठीक है। अब यहाँ नेशनल है ना, पहले तो जीडीपी में डोमेस्टिक थी, अब नेशनल में क्या आएगी, विदेशी आय ऐड होगी। इसका एक और फॉर्मूला है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स और एम टर्म्स क्या है, एक्स जो है भारतीयों द्वारा विदेश से प्राप्त आय, एम क्या है विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त आय। ठीक है, ये हो गया आपका जीएनपी का फॉर्मूला, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट मतलब शुद्ध, जब भी वर्ड नेट आएगा, नेट का मतलब क्या है शुद्ध, जी का मतलब क्या है ग्रोस, ग्रोस को हिंदी में बोलते हैं टोटल। शुद्ध, शुद्ध में क्या, शुद्ध कब होगा, जब उसमें हम हिसाब को घटा देंगे तभी वो चीज़ प्योर होगी ना। शुद्ध में क्या आएगा, मूल्यह्रास। ठीक है, राष्ट्र में क्या ऐड हो जाएगा, फॉरेन इनकम, और फाइनल में उत्पाद। एनएनपी क्या है, ये देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। जब जीएनपी में से मशीनों की टूट फूट या घिसावट पर किए हुए खर्च को घटा दिया जाए तो क्या निकलता है, एनएनपी। तो एनएनपी क्या है, जीएनपी माइनस डी डेप्रिसिएशन। और जीएनपी का हमने फॉर्मूला देखा था, जीडीपी प्लस एफ5 विदेशी आय माइनस डी, यही फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया। तो ये दो फॉर्मूलेज बन गए एनएनपी मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट के। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एनएनपी जीएनपी से हमेशा कम होता है क्योंकि इससे पूंजी हवास को घटाया जाता है। अब देखो जो एनएनपी है वो कहते हैं हमेशा कम होगा, देख के पता चल रहा है ना कैसे। ये एनएनपी किसके इक्वल है, जीएनपी। जीएनपी से कुछ चीज़ अगर माइनस करोगे ना तब वो होगी। जैसे यहाँ पर मैं मानती हूँ मेरा आंसर आ रहा है 4, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 कैसे आएगा, 5 माइनस 1 तो 4, तो जीएनपी ज़्यादा है और एनएनपी क्या है, कम है। तो एनएनपी हमेशा क्या होगा, कम होगा क्योंकि उसमें से माइनस हो रहा है। ये दो प्रकार से मापते हैं, एनएनपी फैक्ट्री कॉस्ट पे, एनएनपी एमपी मतलब मार्केट प्राइस। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये एम की मतलब ये फैक्ट्री का प्राइस पे और ये क्या है बाजार के प्राइस पे। तो इसका फॉर्मूला इनके बीच में रिलेशन है। एनएनपी जो फैक्ट्री का प्राइस है वो किसके इक्वल होगा, मार्केट प्राइस। अब मार्केट फैक्ट्री में तो मतलब सस्ता मिलता है, मार्केट में महंगा, तो उसमें क्या ऐड होता है, टैक्स। वो टैक्स को घटा दो और जो सब्सिडी सरकार देती है वो ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एनएनपी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, यहीं से अगर हमने फॉर्मूला निकालना हो, एक ही याद करना है, ये आगे हम निकाल सकते हैं। एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्ट्री कॉस्ट, ये उधर गया तो प्लस टैक्स और ये उस तरफ गया तो माइनस, माइनस सब्सिडी। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही याद रखो। और जो एनएनपी मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा होगा देन फैक्ट्री प्राइस। ये तो पता ही है, फैक्ट्री प्राइस मार्केट प्राइस में क्या टैक्स टुक्स ऐड हो जाते हैं, तो मार्केट में चीज़ महंगी मिलती है, फैक्ट्री में वो चीज़ सस्ती मिलती है। तो होप सो ये सारी जो टर्म्स हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम कर लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन जो आज हमने पढ़ा। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रीय आय जिसको क्या बोलते हैं नेशनल इनकम। और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी, अभी आप प्लीज़ लीव मत करना, एंड में मैं आपको इन सभी के फॉर्मूलेस को याद करने की ट्रिक बताने वाली हूँ। ये 1-2 मिनट की ही वीडियो बची है। भारतीय राष्ट्रीय आय की जनगणना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, राइट। एक सेकेंड मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ये दादा भाई नौरोजी। पहले जो वैज्ञानिक तरीके से हुई थी वी.के.आर.वी. राव ने करवाई थी। उसके बाद मैंने आपको ये टर्म बताई थी इंटरमीडिएट गोल्स और फाइनल गोल्स। इंटरमीडिएट जैसे गेहूँ है, गेहूँ से क्या बन रही है, ब्रेड। डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक घरेलू सीमा के अंदर, या चाहे इसमें इंडियन रहे चाहे वो फॉरेनर्स, लेकिन नेशनल क्या है, इंडियंस हैं, चाहे फिर वो इंडियन रहे, इंडिया में रहे, चाहे कहीं इंडियंस, वो इंडियंस ही रहेंगे, राइट। तो ये हो गया नेशनल। उसके बाद जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सकल मतलब टोटल, घरेलू मतलब देश की सीमा के अंदर, चाहे वो देशी हैं चाहे वो विदेशी हैं। और फाइनल इसका फॉर्मूला था C + I + G + X - M, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। उसके बाद हमने जीडीपी 2 टाइप्स देखी, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल होती है जो करंट प्राइस पे, और ये इससे में महंगाई से प्रभावित होती है। रियल होती है जो एक निर्धारित वर्ष है, बेस ईयर के आधार पर, मूल्यों के आधार पर 2011-12। उसके बाद हमने देखा जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब महंगाई कितनी हुई है, जो भी नॉमिनल जीडीपी है डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। उसके बाद एनडीपी नेट डोमेस्टिक उत्पाद, नेट का मतलब शुद्ध,
शुद्ध कब होगा, जब उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, तभी वो चीज़ शुद्ध होगी ना। नेट जब भी लगा होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस किस में से, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, अब नेशनल है तो इसमें मतलब फॉरेन इनकम भी ऐड होगी, तो बस जीडीपी में क्या ऐड कर दो, फॉरेन इनकम। उसके बाद एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, दोनों जीएनपी में क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन। और इसका फैक्ट्री प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, मार्केट प्राइस में से इनकम टैक्स माइनस कर दो प्लस सब्सिडी ऐड कर दो। अब देखते हैं ये वाली टर्म्स। सबसे पहले तो हमने पढ़ा जीडीपी। जीडीपी तो आपको पता है सकल घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक। उसके बाद हमने पढ़ा एनडीपी। अब देखो ये सारे फॉर्मूलेज ना जीडीपी में ही ऐड सब्सट्रैक्ट होंगे कुछ ना कुछ। अब जीडीपी में क्या क्या ऐड होगा, देखो एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डी और पी तो सेम है, यहाँ पर नेट आया। जब भी नेट मतलब कि शुद्ध, और शुद्ध में क्या होता है, जो भी हमारा घिसाव है उसको क्या करते हैं, माइनस, तो माइनस घिसाव मतलब माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद जीएनपी ग्रोस, यहाँ पर शुद्ध नहीं है, यहाँ पर क्या है, एन नेशनल, और जो नेशनल है उसमें क्या ऐड होते हैं, विदेशी, फॉरेन इनकम, तो जीडीपी में क्या ऐड कर दो, फॉरेन इनकम, राइट। एन एन पी, दोनों एन है, नेशनल भी है तो माइनस डेप्रिसिएशन भी होगा, और एन क्या है तो फॉरेन इनकम भी ऐड होगी, ठीक है। जो जीडीपी प्लस एफआई है इसको क्या बोलते हैं, जीएनपी, तो इसको इन्होंने जीएनपी भी लिख दिया, राइट। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।